जिस धरती पर मैं फिलहाल खड़ा हूँ वो एक शौर्य और बलिदान की भूमि है, यानी कि वो हमारे पूर्वजों के खून से रंगी हुई है। और यहाँ मात्र कुछ घंटों के अंदर लाखों सैनिक शहीद हो गए थे सिर्फ हमारी रक्षा की। उनके पास ना ही एक आँख है, ना ही एक हाथ है, ना ही एक पैर है, और फिर भी वो जो आगे भी आने वाले युद्धों में लड़ेंगे। और अभी तो बहुत सारे युद्ध उनकी लाइफ के बारे में पक्षी वो इस वॉर के रियल कटप्पा होते हैं। शायद मुझे लगता है बाहुबली के कटप्पा की स्टोरी यहीं से ली गई होगी। वो कहते हैं कि मेरे पूर्वजों ने कसम खाई है इस मुकुट की रक्षा करने की, ना कि इसको धारण करने की। हम इसको सदैव इसकी मुकुट की रक्षा करेंगे, हम इसको कभी धारण नहीं करेंगे। वो ऐसा जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो नॉलेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं आज आप सभी को एक ऐसे शख्स से मिलवाने ले जाने वाला हूँ जिनका भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। तो दोस्तों, मैं उनका नाम रिवील करता हूँ। उनका नाम है महाराणा, क्या समझे, महाराणा प्रताप जी नहीं जनाब, उनका नाम है महाराणा सांगा, जो कि महाराणा प्रताप के दादाजी थे। उन्हीं से मैं आप सभी को मिलवाने के लिए लेकर आया, और आप सभी उनसे मिलने वाले हैं। और उनसे मिलने से पहले मैं आप सभी को उनके जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ, उनकी सामान्य जानकारी देने वाला हूँ। मैं आप सभी को ये स्टोरी बताने वाला हूँ। उससे पहले ये स्टोरी कैसी रहने वाली है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन वाली होने वाली है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये हिस्ट्री के बेस्ट योद्धा हैं इन द इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि भारतीय इतिहास में हमको बहुत ही कम ऐसे योद्धा हैं जो इन जैसे हुए हैं। मैं इनके बारे में पूरा डिटेल में बताना चाहता हूँ। महाराणा सांगा एक ऐसे शख्स का नाम है जिनका भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और जहाँ मैं घुमाने लेकर आया हूँ उस जगह का नाम बता देता हूँ। मैं आपको एक युद्ध के मैदान में घुमाने के लिए लेकर आया हूँ, जहाँ पर राणा सांगा ने अपने जीवन का आखिरी और भारत के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्ध लड़ा। तो दोस्तों, राणा सांगा की पूरी लाइफ के बारे में पूरा बताने वाला हूँ, किस तरह कौन कौन से युद्ध लड़े महाराणा ने, वो सारा पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। उनसे पहले आप महाराणा के बारे में जान लीजिए कि हिस्टोरियंस के क्या कमेंट थे महाराणा सांगा के बारे में। तो कर्नल जेम्स टॉड ने उनको भग्नावशेष कहा, यानी कि सैनिकों का भग्नावशेष कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने। और अलबत्ता उन्हें राणा सांगा को पृथ्वीराज चौहान के साथ सभी राजपूत शासकों में सबसे बेहतर बताया है, यानी कि उनके जैसा कोई भी नहीं हुआ था। अलबत्ता मुगल इतिहासकार का नाम है, जो कि अकबर के दरबार में कवि थे, और उन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी। और खुद खानवा का युद्ध लड़ा था उन्होंने बाबर के साथ, जो कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। खुद उसने राणा सांगा के बारे में तारीफ़ की है कि राणा सांगा ने अपनी तलवार के दम पर अपने क्षेत्र का विस्तार इतना कर लिया था कि कोई भी हिंदू शासक नहीं कर पाया था। और वो बहुत ही ताकतवर था, और पूरे उत्तर भारत में राणा सांगा को हराने वाला कोई भी नहीं था। दोस्तों, राणा सांगा के अब सामान्य जीवन के बारे में जान लीजिए। राणा सांगा का जन्म होता है सन 1482 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होता है, जो कि राणा रायमल के घर में जन्म लेते हैं। जो महान माता जन्म देती है उनका नाम होता है रतन कुमार, जो कि एक चौहान राजकुमारी थी। दोस्तों, इनके पिता का नाम राणा रायमल था, जो कि महाराणा कुंभा के छोटे पुत्र थे, और इनकी माँ का नाम रानी रतन कुमार था। तो ये जन्म लेते हैं। ये अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। इनसे बड़े भाई का नाम, एक का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, दूसरे का नाम था जगमाल, और तीसरे ये थे जिनका नाम था संग्राम सिंह, जिनको प्यार से सांगा बुलाते थे। तो दोस्तों, ये तीनों भाई एक बार आश्रम जाते हैं। आश्रम तीनों भाई साथ में जाते हैं, जहाँ एक ज्योतिष सांगा का हाथ देखकर बताते हैं कि आपकी तलवार के आगे कोई भी शत्रु टिक नहीं पाएगा, और आपका परचम चारों दिशाओं में लहराएगा, यानी कि आप ही मेवाड़ के अगले राणा हो। तो दोस्तों, ये बात उनके दोनों भाइयों को पसंद नहीं आती, पृथ्वीराज सिसोदिया और जगमाल को पसंद नहीं आती, और वो वहीं उन तीनों में वहीं झगड़ा शुरू हो जाता है। और इस छोटे से संघर्ष में राणा सांगा अपनी एक आँख खो देते हैं, और कहते हैं उसी समय घायल अवस्था में वो मेवाड़ छोड़ देते हैं, और मेवाड़ से कुछ सरदारों की मदद से वो अजमेर पहुंचते हैं। तो दोस्तों सोचिए, वो बचपन में अपनी एक आँख खो चुके हैं। तो दोस्तों सोचिए, जिस बालक के पास अपनी एक आँख नहीं है, और वो बालक मतलब अपने घर से भी भाग चुका है, तो उस बालक का कितना मनोबल उसका गिरा हुआ होगा। तो वो फिर भी हार नहीं मानते, और वो निकल पड़ते हैं अपने सफ़र पर। और वो कहते हैं ना, जिसका वो सपना हो अगर वो ठान लेना पूरा करने की, वो एक ना एक दिन उससे पा ही लेता है और पूरा कर ही लेता है। उनका सपना था एक महान योद्धा बनने का। अब उनके पास एक आँख नहीं है, और वो सभी भाइयों में सबसे ज़्यादा मेहनती थे और सबसे ज़्यादा युद्ध का अभ्यास करते थे। तो दोस्तों, वे कुछ सरदारों की मदद से अजमेर पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें करमचंद पवार के द्वारा संरक्षण दिया जाता है, और वहाँ वो अज्ञातवास में रहते हैं। इस दौरान उनके घर वालों को ये तक नहीं पता था कि हमारा बेटा जिंदा है, छोटा बेटा। वहाँ युद्ध कला के अभ्यास के आग में अपने आप को इतना तपा देते हैं कि उस समय का सबसे महान योद्धा खुद को बना देते हैं। समय चलता है अपने हिसाब से, समय रुकता नहीं है। और फिर समय होता है जहाँ एक युद्ध होता है मेवाड़ में, जहाँ पृथ्वीराज और जगमाल की उस युद्ध में दोनों की मृत्यु हो जाती है। फिर कुछ सरदारों की मदद से मेवाड़ के राणा रायमल को पता चलता है कि मेरा छोटा बेटा जिंदा है, राणा सांगा। फिर सन 1508 में राणा रायमल के द्वारा राणा सांगा को अजमेर से बुलाकर उनका राजतिलक कर दिया जाता है सन 1508 में। और फिर सन 1509 आता है, जिसमें राणा रायमल की मृत्यु हो जाती है। अब पूरी बागडोर, मेवाड़ की बागडोर सांगा के हाथ में आ चुके हैं। वो मेवाड़ के राणा बन चुके हैं। अब दोस्तों, क्या वो एक सफल राज्य बन पाते हैं या नहीं, तो ये सुनते रहिए।
उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, मैं जहां आपको घुमाने लेकर आया हूं वो बहुत ही खूबसूरत जगह है और वहां वो बलिदान की भूमि है। जिस धरती पर मैं फ़िलहाल खड़ा हूं वो एक शौर्य और बलिदान की भूमि है, यानी कि वो हमारे पूर्वजों के खून से रंगी हुई है। और यहाँ मात्र कुछ घंटों के अंदर लाखों सैनिक शहीद हो गए थे सिर्फ हमारी रक्षा के लिए, और हम आज मज़े ले रहे हैं। ये गलत बात है ना? अपनी हिस्ट्री को जानिए, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या क्या किया है, उसी के अनुसार यार कार्य कीजिए। अब महाराणा सांगा मेवाड़ के राणा बन चुके हैं। अब उनके हाथ में मेवाड़ की पूरी जिम्मेदारी है, क्या वो एक सफल राजा बन पाते हैं या नहीं, वो सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उनकी स्टोरी अब बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है, तो सुनते रहिए वन चौधरी की जुबानी। तो दोस्तों, अब उनके हाथ में पूरी मेवाड़ की जिम्मेदारी है। अब वो कूटनीतिक और वैवाहिक गठबंधनों के माध्यम से मेवाड़ को अपने हिसाब से जोड़ना शुरू करते हैं। इसी दौरान उनकी लाइफ का वो खुशनुमा पल आता है जो हम सब वेट करते हैं, यानी कि शादी। भाई शादी मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन आवर लाइफ। अपने राज्य को मजबूत करने के चक्कर में वो रानी कर्णावती से शादी करते हैं, जो कि बूंदी की थी। रानी कर्णावती के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, ले लीजिए। रानी कर्णावती बहुत ही महान औरत थी। रानी कर्णावती राणा सांगा की पत्नी थी और राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की अस्थायी शासक रहीं और मेवाड़ के अगले 2 राणाओं की माँ रहीं विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह की माँ थी, तथा महान महाराणा प्रताप की दादी थी। इतनी महान औरत थी। और रानी कर्णावती के ऊपर मैं एक पूरा कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। तो दोस्तों, अब आता है सन 1517, जहाँ अब इस टाइम से, यानी कि सन 1517 से और वीडियो के इस टाइम से यहाँ महाराणा सांगा के जीवन में बहुत बड़े युद्ध शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों, जहाँ महाराणा सांगा का सामना होता है दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी से, जो कि उस समय दिल्ली का शासक था, सन 1517 का, जहाँ राणा सांगा अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ते हैं, जो कि दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के साथ होता है। जिस युद्ध का नाम होता है खातौली का युद्ध, जो कि खातौली के मैदानों में आता है। खातौली की बता दूं वर्तमान में कोटा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और जो कि राणा सांगा खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी की आक्रमण करता है, मेवाड़ को वो पाना चाहता है, और राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच मध्य युद्ध होता है। तो दोस्तों, वहाँ युद्ध होता है और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को बहुत करारी हार का सामना करना पड़ता है। इब्राहिम लोदी इस युद्ध के बीच से भाग निकलता है, लेकिन मेवाड़ की सेना द्वारा इब्राहिम लोदी के राजकुमार को बंदी बना लिया जाता है। तो दोस्तों, कहते हैं कुछ समय बाद उस राजकुमार को राणा सांगा कुछ जुर्माना लेकर छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि राणा सांगा का कुछ बिगड़ा नहीं था, इसीलिए उन्होंने उस राजकुमार को आसानी से छोड़ दिया। राणा सांगा ने अपनी बहुत सारी सेना खो दी और व्यक्तिगत रूप से उन्होंने एक हाथ खो दिया और एक पैर में तीर लग गया था। एक पैर उनका काम करना बंद कर दिया। तो दोस्तों सोचिए, अब उनके पास ना ही एक आँख है, ना ही एक हाथ है, ना ही एक पैर है, और फिर भी वो युद्ध आगे भी आने वाले युद्धों में लड़ेंगे। और अभी तो बहुत सारे युद्ध उनकी लाइफ के बारे में बचे हुए हैं। तो दोस्तों, वो हार नहीं मानते और फिर भी इतना सब कुछ अपने साथ हो जाने के बाद उस राजकुमार को इतनी आसानी से छोड़ देते हैं। ये उनके बड़प्पन को दिखाता है दोस्तों। तो दोस्तों, कहते हैं इससे उनका यह बड़प्पन ज़्यादा काम नहीं आता, और जैसे ही राजकुमार इब्राहिम लोदी के पास पहुंचता है तो वो सोचता है, बदला लेने की सोचता है कि मुझे दिल्ली के सुल्तान को मेवाड़ के राजा ने हरा दिया। तो वो उनसे बदला लेने के लिए फिर दोबारा सेना भेजता है, मियाँ मक्कन के नेतृत्व में भेजता है, और जो युद्ध होता है दूसरा है, जो कि बाड़ी के मैदानों में लड़ा जाता है, जो कि सन 1518 में लड़ा जाता है, जिससे बाड़ी का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की, इस युद्ध में दोस्त क्या होगा, जीत होगी नहीं होगी यार, इस युद्ध में भी हार होती है इब्राहिम लोदी की। और तो दोस्तों, सभी राजाओं की जो वहाँ पर सिर्फ महाराणा सांगा का नाम था इस समय, क्योंकि वो दिल्ली के सुल्तान को 2 टाइम्स हरा चुके हैं, बैक टू बैक लगातार 2 हार दे चुके हैं। तो दोस्तों, अब सब महाराणा सांगा को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, और वो श्रेष्ठ हैं ही हैं। और यहाँ से इब्राहिम लोदी का पत्ता साफ हो जाता है, अब वो दिल्ली तक ही सीमित हो जाता है। इसके बाद वो महाराणा सांगा पर कभी भी अटैक करने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसके बाद अब उनकी लाइफ में आता है एक गागरोन का युद्ध, जो कि सन 1519 में लड़ा गया। गागरोन का युद्ध बहुत ही अहम इसलिए है, मैं बता दूं किस लिए, क्योंकि यह मालवा क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं इसके युद्ध को जीतने के बाद महाराणा सांगा, जो कि सन 1305 से कोई भी राजपूत शासक पहली बार वहाँ मालवा क्षेत्र पर अपना अधिकार करता है। महमूद खिलजी द्वितीय को हराते हैं, और महमूद खिलजी प्रथम की बात करें तो वो उनके दादाजी के टाइम पर था महाराणा सांगा के। इस युद्ध से उनको एक मित्र मिलता है जिनका नाम होता है मेदिनी राय। मेदिनी राय के बारे में बता दूं, थोड़ी जान लीजिए। मेदिनी राय का पूरा नाम मेदिनी राय खंगार होता है, और एक मेदिनी राय एक झारखंड का और है, जो भी वो भी एक शासक थे, यानी कि दोनों मेदिनी राय में कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। और ये महमूद खिलजी द्वितीय को अपनी सत्ता हासिल करने में मदद करते हैं, यानी कि भाइयों के खिलाफ संघर्ष में उनकी मदद करते हैं, जिनसे महमूद खिलजी द्वितीय जीत जाता है और शासन पर काबू हो जाता है। इससे इनकी मदद से प्रभावित होकर वो इन्हें अपने दरबार में मंत्री बना देता है। लेकिन महमूद खिलजी जो वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा था, वो मेदिनी राय को पसंद नहीं आता। तो मेदिनी राय खिलजी को समझाने लगते हैं, तो वो मतलब उनसे गुस्सा हो जाता है। तो उनको हटाने के लिए वो महमूद शाह द्वितीय की, जो कि गुजरात का सुल्तान था, उसकी मदद लेता है, और उसकी मदद से उसे अपने दरबार से बाहर निकाल देता है।
और वो कहता है यार कि मैं तो अपनी मर्जी चलाऊँगा यार, तो क्या करेगा। तो फिर वो उनको बात पसंद नहीं आती, उनकी बेइज्जती और फिर वहाँ जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से वो नाराज़ होकर वो फिर पहुँचते हैं राणा सांगा के पास। राणा सांगा के पास वो जाकर सबके बारे में पूरा बताते हैं और इन सभी बातों को महाराणा सांगा जानकर इनको आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और वो इनको गागरोन दुर्ग का प्रहरी बनाते हैं। तो दोस्तों वो टाइम आता है अब सन 1519 जहाँ गागरोन का युद्ध होता है। उस गागरोन के एक युद्ध में महाराणा सांगा होते हैं और चंदेरी के मेदिनी राय होते हैं, और दूसरी तरफ महमूद खिलजी द्वितीय और आसफ खां होता है जो गुजरात से होता है। इनका भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है और इस युद्ध में भी जीत महाराणा सांगा की होती है। गागरोन युद्ध से रिलेटेड आपको एक बात बता दूँ, यहाँ जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट में एक मतलब मैच जीतने के बाद किसी को मैन ऑफ द मैच चुना जाता है, ऐसे ही गागरोन का युद्ध जीतने के बाद श्री हरिदास केसरिया जी को इस युद्ध का मैन ऑफ द मैच चुना जाता है, यानी कि मैन ऑफ द वॉरियर्स चुना जाता है इस युद्ध का। तो उन्हें किस काम के लिए उन्हें मैन ऑफ द वॉरियर्स चुना जाता है इस युद्ध का, तो मैं आपको बता दूं उन्हें इसलिए चुना जाता है क्योंकि वो इस गागरोन युद्ध के दौरान महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बनाते हैं, और इससे राणा सांगा खूब ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और इन सभी से प्रसन्न होकर राणा सांगा उनको एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में उनका एक किला भेंट करते हैं, जिनको वो विनम्रतापूर्वक श्री हरिदास केसरिया जी अस्वीकार कर देते हैं और 12 गाँव की जागीर स्वीकार करते हैं। काम की इन्फॉर्मेशन है, काम आएगी, याद रखना। अब आता है सन 1520 जहाँ वो लड़ते हैं गुजरात में युद्ध। गुजरात में वो अपने क्षेत्र का मेवाड़ का विस्तार अहमदाबाद तक कर देते हैं और मुजफ्फर शाह द्वितीय की सेना को हरा देते हैं। अब होने वाली है इस वीडियो में बाबर की एंट्री, जो कि राणा सांगा जी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी साबित हुआ, और बाबर का भी प्रतिद्वंदी सबसे बड़े राणा सांगा जी थे। थोड़ा बाबर के बारे में जान लीजिए। बाबर का जन्म उस दिन हुआ था जिस दिन हम सिंगल लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं कपल्स को देखकर और बहुत ज़्यादा गाली देते हैं, और अपनी जो हम जिसे पाना चाहते हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। समझ जाइए 14 फरवरी के दिन बाबर का जन्म हुआ सन 1482 में फरगना में, जो कि उज्बेकिस्तान के अंदीजान शहर में पड़ता है। याद रहोगे ना, ट्रिक है, याद रहोगे, भगवान के साथ रहोगे, ऐसे ही अपनी नॉलेज बढ़ाने वाले हो आप सब। तो दोस्तों उनके पिता का नाम बता दो। उनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि फरगनाबादी के शासक थे, और उनकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम था, जो कि एक मंगल थी, और मंगोल के वरलास कबीले से उनका संबंध था। ये सब जानकारी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे काम ना आने वाली है, याद रखना। तो उनका जन्म होता है और उनके पिता की जल्दी मृत्यु हो जाती है, यानी कहते हैं उनके 12 साल के भी नहीं थे उनसे पहले उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। फिर उनको शासक बना दिया जाता है फरगना का। सन 1494 में उनको शासक बना दिया जाता है। फिर उनके इस कम उम्र का उनके चाचा जी फ़ायदा उठा लेते हैं और उनको शासन से निष्कासित कर दिया जाता है। उनके पास बहुत ही कम सैनिक थे, जो वफादार सैनिक होते हैं वही बचते हैं एक राजा की फैमिली के साथ, तो वही उनके साथ होते हैं और वो फिर निकलते हैं फिर फरगना से। तो फिर उनका संघर्ष चलता रहता है। सन 1504 में वो काबुल जीतते हैं, और काबुल जीत के बाद वो बादशाह की उपाधि धारण करते हैं। सन 1507 में कंधार को जीतता है बाबर। कंधार को जीत भारत पर नजरें खड़ाने लगता है। बाबर एक तैमूर का वंशज था और चंगेज खान का वंशज था। तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था और पंजाब से ऊपर के क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया और लूटा, और लूट कर वो चला गया। तो बाबर फिर वही प्लान करता है अपनी सेना के साथ, मुझको इस क्षेत्र को लूट कर लाना है, और अब मेरे जो पूर्वज थे तैमूर, उनका मुझे सपना पूरा करना है और अपने क्षेत्र का विस्तार वहाँ तक करना है। उस योजना के बारे में वो इब्राहिम लोदी को खबर करता है कि मुझे अपना क्षेत्र वापस चाहिए और मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। संदेश भेजता है। इस संदेश का इब्राहिम लोदी उसको कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। इस संदेश का कोई भी रिप्लाई ना मिलने के बाद बाबर गुस्सा और बढ़ जाती है। फिर लेकिन इस इच्छा, बाबर की इस इच्छा के बारे में इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी को पता लगता है। दौलत खान लोदी उसके पास मैसेज भेज जाता है, भाई बाबर मैं आपका साथ दूंगा, आप आइए, मैं भतीजे के खिलाफ पूरी आपकी लड़ाई में मदद करूंगा। तो दोस्तों बाबर हाँ कर देता है, उससे मतलब फ्रेंडशिप कर लेता है। तो दोस्तों सोचिए, इस दौरान सोचिए जो अपने भतीजे का नहीं हुआ वो बाबर का क्या हुआ। वो फिर सियालकोट की तरफ बढ़ता है दौलत खान लोदी और अपना प्लान चेंज करता है, और बाबर की सेना जिसे मित्र समझ रही है वो शत्रु बनकर अटैक करता है और सियालकोट को बाबर से छीन लेता है। यानी कि बाबर अब सियालकोट पर कब्जा दौलत खान लोदी को हुआ है, यानी कि धोखा दे दिया। और फिर बढ़ता है लाहौर को जीत, जो कि अब बाबर के कब्जे में। वहाँ दौलत खान लोदी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ता है, और अब पंजाब तक बाबर का इस विजय के बाद अधिकार हो चुका है। तो अब वो तारीख आती है 21 अप्रैल सन 1526, जिसमें बाबर भारत पर अपना 5वां अटैक करता है। इस युद्ध में बाबर तोप और बंदूक का इस्तेमाल करता है और तुलगमा पद्धति का प्रयोग करता है। इन सभी के बारे में आगे मैं वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। इसमें वह इब्राहिम लोदी को मार देता है और दिल्ली का शासक बन जाता है। इस विजय के बाद बाबर मुगल राजवंश की स्थापना करता है। बाबर ने अपने वंश का नाम मुगल क्यों रखा, इससे भी रिलेटिव एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जान लीजिए। क्योंकि
उनकी माँ मंगोल थी, उनकी माँ का मंगोल के प्रहलाद कबीले से संबंध था और फारसी लोग मंगोल को थोड़ा मुगल प्रोनाउंस करते थे, इसीलिए बाबर ने अपने वंश का नाम मुगल रखा। और उसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था बाबर का नाम, और इसीलिए वो भी टफ प्रोनाउंस होता था फारसी लोगों के लिए, इसीलिए उसने नाम चेंज करके बाबर रखा। जानकारी काम आई होगी। दोस्तों अब मैं जहाँ जिस जगह आपको घुमाया हूँ उस जगह का मैं तो आपको समझाना चाहता हूँ वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो अब मैं खानवा युद्ध की स्टोरी रिवील करता हूँ। उससे पहले बाबर, जहाँ पर मैंने बाबर की स्टोरी छोड़ी थी, वो बाबर की स्टोरी मुझे आगे बढ़ानी पड़ेगी और इसके बारे में बताना होगा। तो चलिए चलता बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ खानवा। इस जगह को हम द बैटल फील्ड पॉइंट ऑफ खानवा के नाम से जानते हैं, और मैं आप सभी को इस जगह आमंत्रित करता हूँ, इनवाइट करता हूँ कि आप सभी आइए और अपने भारत में महान योद्धाओं के बारे में, छोटी जगहों के बारे में जानिए और पूरा एक्सप्लोर कीजिए। दोस्तों ज़्यादा पैसा नहीं लगता, सिर्फ 10 रुपये की टिकट लगती है। बाबर जीत चुका है पानीपत की पहली लड़ाई, जिसमें वो इब्राहिम लोदी को मार देता है और अपने वंश मुगल वंश की स्थापना करता है 1526 में। तो दोस्तों अब वो पूरे भारत पर राज करने का सपना देख रहा था, और राणा सांगा को लग रहा था कि ये पानीपत का फर्स्ट बैटल जीतने के बाद ये यहाँ से चला जाएगा खजाने को लूटकर, जैसे तैमूर चला गया था। लेकिन ये नहीं जाता है और ये यहीं पर रुकने लगता है और भारत में अपना वर्चस्व बढ़ाने लगता है। इसको अंदाज़ा लग गया था कि मेरी राह में सबसे बड़ा जो बाधा बनने वाली है वो महाराणा संग्राम सिंह है, जिन्होंने अपने अपने पराक्रम के बल पर, जिनके एक आँख ना होती और एक हाथ भी ना होती और एक पैर भी ना होती, इतनी बड़ी क्षेत्र पर वो शासन कर रहे हैं और सभी राजा उनकी बात मानते हैं। तो वो फिर उनके खिलाफ मतलब साजिश रचने की सोचता है। सबसे पहले सेना भेजता है दिल्ली से, जो कि धौलपुर और ग्वालियर और बयाना फोर्ट पर कब्जे के लिए भेजता है, जिसमें से जो धौलपुर और ग्वालियर वाले फोर्ट के जो शासक होते हैं वो आसानी से बाबर के सामने सरेंडर कर देते हैं और मतलब राजी राजी वो बाबर को अपने के लिए सौंप देते हैं। लेकिन जो बयाना का जो निज़ाम था वो मतलब दोनों से कोऑर्डिनेशन कर रहा था, यानी कि बस राणा सांगा से भी बात कर रहा था और बाबर से भी ना बात कर रहा था, पर वो मेहंदी ख्वाजा के नेतृत्व में बाबर की सेना बयाना किले को कैप्चर कर लेती है। जैसे ही महाराणा सांगा को बयाना दुर्ग पर बाबर के कब्जे की जानकारी मिलती है तो वो फिर युद्ध की तैयारियां स्टार्ट कर देते हैं। तो अब आगे की स्टोरी मैं बताने वाला हूँ महाराणा सांगा के चरणों में जाकर, जो कि मैं अपने आप को बहुत ही एक्साइटेड फील करूँगा। और उन सभी चलिए फिर हम सभी चलते हैं उनके पास। चलिए दोस्तों, इससे पहले ये जो कथन लिख रहा है इनको पढ़कर मैं सुनाना चाहूँगा अपनी आवाज़ में। सत सत नमन। मातृभूमि की रक्षा के लिए विदेशी आक्रमणकारी बाबर से युद्ध करने एवं प्राण न्यौछावर करने वाले महाराणा सांगा के सहयोगी सूरवीरों को सत सत नमन। दोस्तों इन सहयोगी जो सूरवीर हैं इनकी यहाँ मूर्तियाँ लगी हुई हैं और उन सभी के बारे में पूरी जानकारी है, और वो मैं आपको सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ये भी जानता हूँ आप अपने सूरवीरों और अपने इतिहास के महान राजाओं से रिलेटेड थोड़ा टाइम तो दे ही सकते हैं इनके बारे में जानने के लिए। दोस्तों हम सब चल रहे हैं खानवा युद्ध स्मारक को करीब से देखने के लिए। आप देख सकते हैं खानवा युद्ध स्मारक के नीचे का व्यू है। मैं आपको बता दूं खानवा युद्ध स्मारक को एक छोटी सी पहाड़ी पर बनाया गया है। यहाँ बहुत सारे पत्थरों को काट कर बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ एक तरफ दीवार है और दूसरी तरफ पत्थरों का सपोर्ट दिया गया है। और दोस्तों हम पहुँच चुके हैं खानवा युद्ध के सूरवीरों के चरणों में। तो यहाँ देख सकते हैं जो बीच सेंटर में प्रतिमा है वो राणा सांगा की है, और जो राइट में है वो राजा हसन का मेवाती की है, और जो लेफ्ट साइड में है वो राजा मेदिनी राय की है। तो दोस्तों देख सकते हैं यह प्रतिमा देखने में कितनी भव्य लग रही है। तो दोस्तों आप मेरी नज़रों से देख सकते हैं यह है खानवा युद्ध का मैदान। यहाँ मात्र कुछ घंटों के अंदर लाखों जानें चली गई थी, लाखों सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गई थी। और आपको मैं चारों तरफ का व्यू दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं मेरी आंखों से चारों तरफ का व्यू बहुत ही शानदार आ रहा है। और अभी यहाँ सरसों की फसल बहुत ज़्यादा है जो कि भरतपुर क्षेत्र में ज़्यादा होती है, और ये खानवा क्षेत्र है जो कि भरतपुर की रूपा तहसील के अंदर आता है। और अब मैं बता दूँ, अब मैं महान महाराणा सांगा के चरणों में खड़ा हूँ और उनसे रिलेटेड मैं इस स्मारक से रिलेटिव जानकारी दे देता हूँ। इस स्मारक का लोकार्पण 3 अक्टूबर 2008 में किया गया था, और जो जिन गेस्ट ने इसके स्मारक का उद्घाटन किया था जो कि राजस्थान की उस समय की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, और प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम अशोक गहलोत मिनिस्टर। दोस्तों ये है खानवा युद्ध स्मारक के चारों तरफ का व्यू, जो कि देख सकते हैं देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ये है खानवा युद्ध स्मारक। अब बाबर की सेना बयाना दुर्ग पर कब्जा कर चुकी है। अब जैसे ही राणा सांगा को खबर लगती है तो राणा सांगा सभी राजाओं में एक संदेश भी भिजवाते हैं, जिसको पाती पर्वन नाम से जाना जाता है। पाती पर्वन उस प्रथा का नाम है जिसके जरिए सभी राजाओं को एक किया जाता है, यानी कि सभी राजाओं को महाराणा सांगा द्वारा एक मैसेज भिजवाया जाता है जिसके अनुसार मैं अपने देश की सरजमीं से विदेशी जातियों को बाहर निकालने जा रहा हूँ, आप मेरी मदद करिए। तो ये सब जैसे ही महाराणा सांगा का मैसेज सभी राजाओं के पास पहुंचता है तो सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अपने घर के अंदर कोई भी बाहरी आदमी को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसमें हिंदू भी होते हैं, हिंदू भी राजा भी होते हैं, और मुस्लिम राजा भी महाराणा सांगा के साथ लड़ने आते हैं। उनका
और एक मुस्लिम महान राजा का नाम है हसन का मेवाती। अब सभी महाराणा सांगा सेना, बहुत बड़ी सेना उनके साथ में आ जाती है। सभी राजा होते हैं जो कि पूरे राजस्थान के मतलब जो मेन राजा होते हैं वो भी सेना लड़ने के लिए भेजते हैं। और जो इनके साथ में लड़ने आते हैं राजा, वो खानवा बैटल फील्ड पॉइंट पर उन सभी के बारे में जानकारी उपलब्ध है और मैं सभी के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा। और जब वो लड़ते हैं तो बयाना को युद्ध आसानी से जीत जाते हैं और बाबर की सेना उन्हें देखकर भयभीत हो जाती है। और बाबर की सेना यहाँ से बयाना से हार कर पहुँचती है। आगरा को बताया जाता है कि मतलब उसकी सेना का तो दूसरा छोर था ही नहीं, उतनी भयंकर सेना है उसकी। सेना नहीं पूरा भौकाल है। पूरी बाबर की सेना के अंदर राणा सांगा की सेना को देखकर डर बैठ जाता है, भयभीत हो जाती है सेना। अब राणा सांगा के कब्जे में बयाना दुर्ग वापस आ चुका था। अब दोस्तों राणा सांगा आगरा पर कब्जा करना चाहते हैं और बाबर राणा सांगा को हराना चाहता है। तो अब 1 महीने के टाइम के दौरान वो तारीख आती है 17 मार्च सन 1527। उस दिन होता है खानवा युद्ध, बहुत ही घमासान होता है। उस युद्ध से थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ। जो बाबर और राणा सांगा अपने अपने हिसाब से तैयारी करते हैं और बाबर होता है उसमें, वो अपने मतलब उसकी सेना राणा सांगा की सेना के सामने बहुत ही कम होती है। बाबर इस खानवा के युद्ध में तलोगमा पद्धति का फुल प्रयोग करता है। तलोगमा पद्धति के बारे में बताते हैं। इसमें सेना डिफेंस पूर्वक लड़ती है, यानी कि पूरा पहले अपना बचाव करती है, बाद में शत्रु की सेना पर वार करती है। तो इस युद्ध से पहले वो बाबर होता है जो कि राणा सांगा के साथ युद्ध लड़ने वाला होता है। वो खानवा युद्ध के मैदान में, जहाँ मैं प्रेजेंट टाइम पर खड़ा हुआ हूँ, इसी मैदान में वो सर्वे कर पाता है और सर्वे के अनुसार अपनी सेना को जमाता है और तैयार करता है। और अपनी सेना के पीछे वो गड्ढे भी खुदवा देता है ताकि दुश्मन की सेना उस पर वार ना कर सके। और जो उनकी तोप थी, जो मेन हथियार था, जिसको डर था कि शत्रु अपने कब्जे में ना ले ले, उनको मोटी मोटी चमड़े की जंजीरों से बांध देता है ताकि उन पर शत्रु कब्जा ना कर सकें। और आगे तीरंदाज खड़ा कर देता है, उनसे आगे युद्ध की जो सेना नेतृत्व करती है, बचाव करती है, उस सेना को खड़ा कर देता है और बीच में उनके जासूस रखता है। अब राणा सांगा की सेना और बाबर की सेना, दोनों की सेना आमने सामने होती है। राणा सांगा जी आते हैं जो कि हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ने के लिए आते हैं और युद्ध का नेतृत्व करते हैं। और सेना में बता दूं, यहाँ राणा सांगा के साथ 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार होते हैं जो कि कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा मेंशन किया गया है। और वो इतनी बड़ी सेना के साथ आते हैं। और बाबरनामा के अकॉर्डिंग राणा सांगा की सेना को 2,20,000 बताया गया है, जबकि निजामुद्दीन तबकाते अकबरी के अकॉर्डिंग राणा सांगा की सेना को 1,20,000 के समथिंग बताया गया है। तो दोस्तों अब आ चुका है युद्ध होने वाला, बहुत ही घमासान। इस युद्ध में युद्ध जैसे ही स्टार्ट होता है, शुरुआत में महाराणा सांगा की सेना बहुत ही प्रभावी दिखाई पड़ने लगती है। लेकिन तभी राणा सांगा को खबर लगती है कि हमारी सेना को कोई मार रहा है। तब तक ध्यान देते हैं, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और वो बहुत ज़्यादा। जैसे ही राणा सांगा को पता चलता है कि हमारी सेना के बीच विश्वासघाती है, वो नज़र डालती हैं तो उन्हें पहचान में आता है वो रायसीन का सलाती तंवर होता है जो कि बाबर के साथ मिल चुका है और राणा सांगा के ऊपर ही बात कर रहा है। तो दोस्तों फिर इस दौरान वो राणा सांगा को अपनी योजना बदलने में मजबूर कर देता है। फिर जैसे ही राणा सांगा जी अपनी योजना में विलाप करते हैं, फिर इस तरफ से बाबर अपना तोप और बंदूकों का मुंह खोल देता है और तोप और गोले बरसना चालू हो जाता है। दोस्तों मैं बता दूं, राणा की सेना ने इससे पहले कभी भी अपने जीवन में तोप और बंदूकों का सामना नहीं किया। गोलों से आग बरसती है और उनकी भयंकर आवाज़ होती है, जिससे कि घोड़े और हाथियों के बीच भय बन जाता है और भगदड़ मच जाती है। घोड़े और हाथी इस युद्ध के दौरान खुद की सेना को ही कुचलने लगते हैं और खुद की सेना को ही हाथ पहुंचाने लगते हैं। इस युद्ध में राणा सांगा फिर युद्ध की स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे। युद्ध के दौरान दुश्मन उनके नज़दीक आ जाता है बहुत ही, और उनको आकर एक तीर लगता है, क्योंकि उनमें उस तीर लगने के बाद वो बेहोश हो जाते हैं। अब युद्ध भूमि में भयंकर भौकाल मच जाता है कि मतलब जब सेना का मुखिया ही मतलब घायल हो गया तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा। इस दौरान जो कि सालुम वर्ग के रतन सिंह राव चूणावत को कहा जाता है मुकुट धारण करने के, पर वो इस वॉर के रियल कटप्पा होते हैं। शायद मुझे लगता है बाहुबली के कटप्पा की स्टोरी यहीं से ली गई होगी। वो कहते हैं कि मेरे पूर्वजों ने कसम खाई है इस मुकुट की रक्षा करने के लिए, ना कि इसको धारण करने के लिए। हम इसको सदैव इस मुकुट की रक्षा करेंगे, हम इसको कभी धारण नहीं करेंगे। वो ऐसा बोलता है। फिर बोला जाता है टूटी सादरी के झालाज्जा को, जिससे वो झालाज्जा इस मुकुट को धारण करते हैं। जब झालाज्जा युद्ध का नेतृत्व करने लगते हैं तो बाबर की सेना को बहुत कड़ा आघात करते हैं, जिसकी बाबर की सेना कमजोर होने लगती है। तो बाबर अगला स्टेप चलता है तलोगमा पद्धति का आखिरी पड़ाव, जब वो राणा सांगा की सेना पर फिर पीछे से वार करता है। इस राणा सांगा की सेना इस बार को सह नहीं पाती और राणा सांगा की सेना इस युद्ध को हार जाती है। फिर राणा सांगा जी जो बेहोश हुए उनको बसवा के नज़दीक उनको होश आता है और वो अपनी सेना से पूछते हैं युद्ध में क्या हुआ। तो उनको पता चलता है कि जब हम युद्ध हार चुके हैं। तो युद्ध हारने के बाद वो बोलते हैं कि मैं मेवाड़ तो नहीं जाऊँगा। उनसे सरदारों द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है हम मेवाड़ चलिए, बोलते हैं मेवाड़ नहीं जाऊँगा जब तक बाबर को नहीं हरा देता। तो दोस्तों वो मेवाड़ तो नहीं जाते, लेकिन रणथंभौर जाते हैं। तो वहीं से ही बाबर पर अगले आक्रमण की रणनीति बनाते। फिर राणा सांगा बाबर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के कालपी नामक स्थान पर रुकते हैं, जहाँ कुछ सरदारों उनको जहर दे दिया जाता है राणा सांगा को, और वहाँ राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। तो एक ऐसे महान योद्धा का इस तरह से दुखद अंत होता है। वो भी कुछ विश्वासघात करते हैं, यानी कि उनको धोखा देते हैं। अब मैं आपको उनके द्वारा उनको जो खानवा के युद्ध में जिन्होंने उनका सहयोग किया उन सभी से मिलवाने वाला हूँ। चलिए फिर मेरे साथ चलते हैं, मिलवाता हूँ आप सभी से। दोस्तों ये है खानवा युद्ध स्मारक का आउटर व्यू। बाहर से देखने पर ऐसा दिखाई पड़ता है। अब हम इसके अंदर एंटर हो चुके हैं।
अब जो ये दीवार आपको दिखाई पड़ रही है, मैं इस दीवार के बारे में आपको जानकारी दे दूँ। ये दीवार इस पहाड़ी को चारों तरफ से घेरे हुए है। और जो अब आपको ये पिलर दिखाई पड़ रहे हैं, इनके बारे में बता दूं, इन पर पहले लाइटिंग लगी हुई। दोस्तों अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पर आपको बैठने की व्यवस्था अच्छी खासी मिलती है। ये जो आपको प्रतिमा दिखाई पड़ रही है, ये है साल उमर के राजा रतन सिंह चूड़ावत की, जिसको मैंने वीडियो में कटप्पा कहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ उन सभी योद्धाओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं जिन्होंने खानवा युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया है। तो चलिए मैं उनका नाम बताता हूँ। साल उमर के रतन सिंह चूड़ावत, राव दिलीप, देवलिया के रावत बाघ सिंह, खेतसी, मेड़ता के रतन सिंह, राजा ब्रह्मदेव, मानिक चंद चौहान जो कि एटा के हैं, रायमल राठौड़ और बिजौलिया के गोकुलदास परमार और बड़ी सादरी के झाला अज्जा व झाला सज्जा। राजा हसन का मेवाती जो कि अलवर थे, बारमल एडर के थे, बीरमदेव रतन सिंह मेड़ता से, मेदिनी राय चंदेरी से, राव गंगा मारवाड़। दोस्तों बाकी के सूरवीरों के नाम इस शिलालेख से आप पढ़ सकते हैं। इस शिलालेख पर उन सभी सूरवीरों के नाम अंकित हैं जिन्होंने खानवा युद्ध में राणा सांगा जी का साथ दिया था। दोस्तों यहाँ जो ये पैनोरमा बने हुए हैं, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स भी रखी हुई हैं। दोस्तों आपने खानवा युद्ध स्मारक को मेरे साथ पूरा डिटेल में एक्सप्लोर कर लिया है। अब मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि खानवा युद्ध खत्म होने के बाद क्या हुआ था। जब बाबर की सेना राणा सांगा की सेना के द्वारा बयाना का युद्ध हार जाती है, तो फिर बाबर की सेना को लगता है कि हम राणा सांगा की सेना से नहीं जीत पाएंगे। लेकिन तभी फिर बाबर अपनी सेना को मोटिवेट करना चालू करता है और बोलता है ये जिहाद है। दोस्तों जिहाद का हिंदी में धर्म युद्ध होता है। बाबर अपनी सेना से कहता है हम ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहे बल्कि अपने खुदा के लिए लड़ रहे हैं। बाबर ने खानवा युद्ध को जीतने के लिए वो हर चाल चली जो है चल सकता था। जो राणा सांगा के करीबी राजा थे, उनमें से कई राजाओं को बाबर ने खरीदने की कोशिश की और इस चाल में बाबर कहीं हद तक कामयाब भी हो गया। उसने रायसीन के सलीमी तंवर को खरीद लिया, जिसने राणा सांगा को युद्ध के बीच मैदान में धोखा दिया था। युद्ध के समय बाबर खानवा युद्ध जीतने के बाद क्रूरता की सारी हदें पार कर देता है। वो जितने भी राणा सांगा के सैनिक बचते हैं जिंदे या फिर जो मृत हो जाते हैं, जो उसकी गिरफ्त में होते हैं, उन सभी की गर्दनें वो कटवा देता है और उनकी गर्दनों से बहुत बड़ा पहाड़नुमा ढेर लगा देता है। दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं यह मूवमेंट कितना खतरनाक होगा जब वीर योद्धाओं की गर्दनों को काट कर ढेर बनाया गया होगा। बाबर और राणा संग्राम सिंह में फर्क इतना है, बाबर ने युद्ध जीतने के बाद जिंदे और मृत सैनिकों के समूह को भी नहीं बख्शा, उनके सर कटवा दिए। जबकि राणा संग्राम सिंह जी ने, जो कि महमूद खिलजी से कागरोन का युद्ध जीता था, उसमें उसको 3 महीने बंदी बनाने के बाद उसको उसका पूरा राज्य सौंप दिया। दोस्तों अब हम जान लेते हैं महाराणा संग्राम सिंह की खानवा युद्ध में हार के 5 प्रमुख कारण। पहला कारण है बयाना जीत के बाद आगरा पर राणा सांगा द्वारा तुरंत आक्रमण न करना, जिससे कि बाबर को तैयारियों के लिए पर्याप्त समय मिल गया था। दूसरा मेन कारण था कि राणा सांगा की सेना ने पानीपत के पश्च युद्ध से कुछ भी सबक नहीं लिया। तीसरा जो सबसे मेन कारण था वो था कि बाबर के पास तोप और बंदूकों का होना, जिनका कि राणा सांगा की सेना के पास कोई भी अनुभव नहीं था। चौथा कारण था कि कुछ विश्वास पात्र लोगों द्वारा राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया गया था। पांचवा कारण ये था कि राणा सांगा जी ने अपने आप को शत्रुओं के सामने आसानी से प्रस्तुत कर दिया, यानी कि वो युद्ध लड़ने के लिए हाथी पर सवार होकर आए थे, जिससे कि शत्रुओं ने उन्हें आसानी से पहचान लिया। दोस्तों आशा करता हूँ खानवा का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा होगा और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी लाता रहूँगा। दोस्तों इससे पहला वीडियो मेरा जन्माष्टमी ब्लॉग है, जाकर उसे देखिए। मथुरा में यानी कि हमारे ब्रज क्षेत्र में जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है वो सारा डिटेल में बताया गया है। मेरा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों आपको ये वीडियो अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करनी है ताकि उनको भी पता लगे कि हमारे इतिहास में हमारे पूर्वजों ने क्या क्या सहन किया है। दोस्तों फॉलो कीजिए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे, ताकि आपको बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले धमाकेदार वीडियो में।